हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, हम लोग आज कर रहे हैं MTP1 FM का Gen 26 के लिए। तो एक तरफ मेरे सामने क्वेश्चन है, दूसरी तरफ मैंने आंसर की फाइल रख ली है। ओके, देखिएगा। सिंपल MTP है बहुत। सबसे पहले एक केस सिनेरियो है। केस सिनेरियो के अंदर हमारी एक कंपनी है जो बाहर से सामान खरीद रही है 2000 रुपये पर यूनिट पर। अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसको इंटरनली बनाएं, अपने यहाँ पर बनाएं, तो हमारा कितना खर्चा आएगा। तो खर्चा बता दिया, मटेरियल, लेबर, अदर वेरिएबल कॉस्ट। टोटल 1100 रुपये का खर्चा आएगा जो वेरिएबल खर्चा है। ठीक है, 1100 रुपये पर यूनिट का खर्चा आएगा। बाजार से 2000 में खरीद रहे हैं, तो ये खरीदने का रेट है, ये मैन्युफैक्चर करने पर खर्चा आएगा। आगे कह रहे हैं कि इसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें एक मशीन खरीदनी पड़ेगी जो 25 लाख की आएगी। ठीक है, 5 साल तक चलेगी, 20% डेप है पर एनम, तो 5 लाख रुपए पर एनम का इस पर डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है जी। टैक्स रेट 30% है, डिस्काउंटिंग रेट हमें 10% लेना है। एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है कि 1000 यूनिट हम बनाएंगे, और 10% का 5 साल का एन्युटी फैक्टर इन्होंने हमें दे दिया। अब क्वेश्चन हमसे अलग अलग एमसीक्यू पूछ रहा है। क्या क्या एमसीक्यू है देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो निकालनी है, यानी एनपीवी नहीं पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। इन केस कॉन्सेंट्रेटर डिश परचेज फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, अगर हम बाहर से खरीदते हैं तो 2000 रुपए में आप एक यूनिट खरीदते हैं, 1000 यूनिट खरीदेंगे, यानी कि 20 लाख रुपए का आपका आउटफ्लो होगा पर एनम। ठीक है जी। अब इसको हम आफ्टर टैक्स अगर बनाएं तो टैक्स का रेट है सॉरी 30%। तो हमारे पास आफ्टर टैक्स इसकी वैल्यू आ गई 14 लाख। तो सारी जो भी हमें डिस्काउंटिंग करनी होती है, जो भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, वो निकाली जाती है आफ्टर टैक्स। तो 14 लाख आ गया। अब ये 5 साल तक पैसा आएगा, तो 5 साल का एन्युटी फैक्टर एक ही बार में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3.7908। और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 14 लाख इंटू 3.7908, 53,07120। ओके जी, 53,07120, ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। फिर से आउटफ्लो ही पूछ रहे हैं। आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स इफ एबीसी इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर कॉन्सेंट्रेटर डिश। अगर अब हम बनाते हैं तो क्या होगा। तो आप बनाते हैं तो 1100 रुपये आपकी कॉस्ट लगेगी, 1000 यूनिट की, ये हो गई 11 लाख। प्लस आप ये बनाओगे तो इन हाउस बनाओगे, आपका डेप्रीशिएशन लगेगा। डेप्रीशिएशन लगेगा 5 लाख रुपए, तो आपके 16 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है जी। इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, हमें आफ्टर टैक्स लेना होता है, तो इसे हम आफ्टर टैक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, इसमें हमारे पास ये आउटफ्लो है, इसमें टैक्स माइनस कर दिया, तो 30% का रेट है 480। ये बचा हमारे पास 1120। अब ऊपर डेप्रीशिएशन आपने ऐड किया था, तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए नीचे माइनस करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन का इफेक्ट टैक्स के बाद हटाना पड़ता है। 5 लाख रुपए हो गए हमारे पास, ये बचा 6,20,000। ये हमारा हो गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आउटफ्लो की फॉर्म में पर एनम। ठीक है जी। तो 6,20,000 पर एनम आपका जाएगा। डिस्काउंटिंग रेट है 5 साल का 3.7908। ठीक है जी। 6,20,000 मल्टीप्लाई 3.7908, ये आ गया 2350,296। ये तो हो गई ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक के आउटफ्लो की वैल्यू, प्लस ईयर 0 पर 25 लाख रुपए आपके मशीन खरीदने के जाएंगे, तो 48,50,296 आपका ओवरऑल जाएगा। 48,50,296, 48,50,296, इसका आंसर ही आ गया। फिर कह रहे हैं सपोज ओनली 700 यूनिट्स आर नीडेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगर हमें सिर्फ 700 यूनिट ही चाहिए, विच कंक्लूजन इज करेक्ट। तो इन्होंने अलग अलग कंक्लूजन दिए हैं, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। कि अगर आप 700 यूनिट बनाओगे तो आपको कितना फायदा होगा वो बताना है, कि कैश पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पॉइंट हमें देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैश। इसके अंदर इन्होंने ये नहीं कहा कि प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें सिर्फ कैश देख के बताना है कि कैश पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। तो अगर मैं 700 यूनिट बनाता हूं अपने यहां पर, तो 700 यूनिट्स, तो देखिए क्या होगा। 700 यूनिट्स आप बनाओगे तो एक यूनिट बाजार में मिलती है 2000 में, और आप अपने यहां पर 1100 रुपए खर्च करके बना लेते हो,
तो यानी आपको 900 रुपए का फायदा होता है बिफोर डेप्रीशिएशन। तो 700 रुपए इंटू 900, 700 यूनिट इंटू 900 रुपए का फायदा, 6,30,000 का आपको फायदा होगा। ये हर साल आपको सेविंग होने वाली है। 700 यूनिट, हर यूनिट पे 900 रुपए बचेंगे, बाहर से 2000 की मिलती, अपने यहाँ पे 1100 रुपए की कॉस्ट आ रही है। इसमें से माइनस होगा डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन आपका माइनस हो गया 5 लाख रुपए, ये बच गए 1,30,000 रुपए हमारे पास। इस पे अब लग जाएगा टैक्स। टैक्स 30% है इस क्वेश्चन में, तो 39,000 का टैक्स हो गया, 91,000 आपके पास कैश फ्लो हो गया, और डेप्रीशिएशन को वापस ऐड बैक कर देंगे 5 लाख रुपए, 5,91,000 का पॉजिटिव कैश आपके पास रहेगा। तो पहला पॉइंट ही है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इज स्टिल कैश पॉजिटिव, ये इन्वेस्टमेंट हमें तब भी कैश पॉजिटिव में देगा। तो यस, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो हर साल का हमारा कैश तब भी पॉजिटिव में आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कुछ नहीं निकालनी, सिर्फ कैश की कैलकुलेशन करनी थी। तो इसका पहला वाला आंसर है। इसके बाद फोर्थ, एबीसी लिमिटेड के पास में दो नए वेंडर हैं, जिसमें एक है XYZ लिमिटेड जो 2100 में हमें देगा यूनिट, एक है UVW लिमिटेड जो हमें 1900 में देगा। ठीक है, तो अभी हमें जो रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 2000 रुपए। अब दो नए वेंडर हो रहे हैं, एक कह रहा है मैं 2100 में दे दूंगा, एक कह रहा है मैं 1900 में दे दूंगा। विच ऑप्शन शुड एबीसी लिमिटेड टू चूज मिनिमाइज द कॉस्ट? एबीसी को कम से कम कॉस्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है 48,50,296। ये हमारा आउटफ्लो हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मैन्युफैक्चरिंग के केस में। ठीक है जी, अगर हम 2000 रुपए में खरीद रहे थे PQR लिमिटेड से, जो पहले वाली कंपनी है, तो हमारा आउटफ्लो पहले वाले पॉइंट में निकला हुआ है 537120, 537120, यही था ना, 537120, 530, ओके, 5307120, ओके, ये हमारे पास आ गया जी। ये प्रेजेंट वैल्यू थी 2000 के केस में। अब हमें दो नए वेंडर मिले हैं। एक कह रहा है मैं 2100 रुपए में दे दूंगा, एक कह रहा है 1900 में। तो देखो 2100 वाले को तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। रीजन, जब मेरे को 2000 में ऑलरेडी मिल रही है कोई चीज, मैं उसे 2100 में क्यों खरीदूंगा? तो इसकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आंसर में भी लिखा हुआ है कि इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1900 वाले को एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब हम 1900 वाले से खरीदें तो 1000 यूनिट खरीदेंगे, हमारे गए 19 लाख रुपए। इसे आफ्टर टैक्स बनाएंगे तो हमारी जेब से नेट जा रहा है 19 लाख इंटू 0.7, 13,30,000 हमारी जेब से हर साल जाएंगे। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 3.7908, 3.7908, 13,30,000, 3.7908। तो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 50,41,764। तो अगर हम 1900 में खरीदते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू 50 लाख समथिंग आएगी आउटफ्लो की। अगर 2000 में खरीदते हैं तो 53 लाख आएगी। 2100 की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, खुद बनाते हैं तो 48 लाख रुपीज ही जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो आउटफ्लो अब भी सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग में ही है, तो हम अपने यहां पर ही मैन्युफैक्चर करना पसंद करेंगे। तो अगर ऐसा केस है तो भी मैन्युफैक्चर ही करेंगे हम अपने यहां पर। इसका आंसर है कि आप अपने आप ही मैन्युफैक्चर करिए। ठीक है। फिफ्थ, यूवीडब्ल्यू लिमिटेड नेगोशिएटिंग विद एबीसी लिमिटेड। अब हम एबीसी से नेगोशिएशन कर रहे हैं फाइनल प्राइस के लिए। एबीसी है जिसने हमें 1900 का रेट दिया था, ये आ गया। यूवी लिमिटेड इज नेगोशिएटेड विद एबीसी लिमिटेड। अच्छा, यूवीडब्ल्यू लिमिटेड है जिसने 1900 का प्राइस दिया था, एबीसी लिमिटेड अब उससे फाइनल प्राइस का नेगोशिएशन कर रहा है कि भैया आप कम से कम कितना रेट लगाओगे। तो अभी उसने 1900 रुपए का रेट दिया था और ये पूछ रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड को कितने रुपए पर यूनिट पर डन करना चाहिए केस। तो भाई जो हमारा कम से कम आउटफ्लो है अगर इसके बराबर हो तभी हम डन करेंगे। तो चेक करते हैं कैसे हो पाएगा। देखो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो सबसे कम आ रही है 48,50,296। आप इस फिगर को मैच करो। तो अब हम यूवीडब्ल्यू लिमिटेड से 1000 यूनिट खरीदने वाले हैं, जो उसका प्राइस है वो इतना होना चाहिए कि हमारे पास उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आए वो इसके बराबर हो जाए। तो प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकाल रहे हैं, मैं यहां पर पहले लेता हूं। जो भी हमारा यहां पर एनुअल आउटफ्लो होगा, एनुअल आउटफ्लो आपका जो भी होता है आफ्टर टैक्स, उसको आप सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर 3.7908 से मल्टीप्लाई कर रहे हो
और आपके पास आउटफ्लो निकल रहा है। देखिए यहां पर आपने 1330 को मल्टीप्लाई करा, ये निकल गया। यहां पर आपने 6,20,000 को मल्टीप्लाई करा था, आ गया था आपके पास। यहां पर आपने 14 लाख को करा था, यानी आफ्टर टैक्स वैल्यू को हम सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब आ जाता है। तो अब मेरे पास ये आ गया कि ये मैच करना चाहिए इस फिगर को, तो इसे लाकर यहां पर डिवाइड कर देंगे। 48, 50, 296 डिवाइडेड बाई 3.7908, तो ये आ गया 12,79491 इक्वल टू एनुअल आउटफ्लो आफ्टर टैक्स। अब एनुअल आउटफ्लो आफ्टर टैक्स किस तरह से आ रहा है हमारे पास? एनुअल आउटफ्लो आफ्टर टैक्स हमारे पास आ रहा है इस समय पर, जो भी हमारा एनुअल आउटफ्लो है उसको 1 माइनस टैक्स करके, 1 माइनस टैक्स हमारे पास 1 माइनस 0.3, तो 1 माइनस 0.3 हो गया 0.7। तो एनुअल आउटफ्लो बिफोर टैक्स जितना है उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फिगर आएगी। तो अब इस 0.7 को सामने ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एनुअल आउटफ्लो बिफोर टैक्स निकल कर आ जाएगा 1278 दिस डिवाइड बाई 0.7, 18,27,844.8। ठीक है जी, ये हमारा एनुअल आउटफ्लो होना चाहिए। इसमें आप कितनी यूनिट खरीद रहे हो? ये है 1000 यूनिट का आउटफ्लो, तो 1 यूनिट का कितना होगा? तो 1 यूनिट का निकालना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1827.8। ये हमारे पास 1 यूनिट का प्राइस अगर मिले तो हमें डन करना चाहिए। तो 1828 इसको राउंड ऑफ लिख सकते हैं हम कि 1828 रुपए में हम इसको डन कर देंगे। तो 1828 ये आ गया हमारे पास 1828। ओके, इसके बाद में जी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं ईबीआईटी इतना है, ईबीटी इतना है, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाई 5%। तो ईपीएस का जो सेल से रिलेशन होता है वो निकल कर आता है कंबाइंड लीवरेज से। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला हमारे पास या तो ओएल और एफएल को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर सीधे कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीटी कर लो। तो हमारे पास ईबीटी यहां पर दिया हुआ है 7000, कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ईबीआईटी में फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आ जाता है। तो हम ईबीआईटी में फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ देंगे, तो 15750 प्लस 1575, ये हमारे पास कंबाइंड लीवरेज आ जाएगी 15750 प्लस 1575 डिवाइडेड बाई 7000। कंबाइंड लीवरेज आ गई 2.475, ये हमारी कंबाइंड लीवरेज आ गई। अब अगर सेल 5% बढ़ेगी तो ईपीएस कितना बढ़ेगा? सेल अगर 5% बढ़ेगी तो ईपीएस उसका 2.475 टाइम्स बढ़ेगा, इंटू 5, तो 12.375% बढ़ेगा। 12.375 ये आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एक साल में कितनी होंगी ये बताना है। ठीक है जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे दिया, एवरेज रॉ मटेरियल का स्टॉक दे दिया, डब्ल्यूआईपी का फिनिश्ड गुड्स का, डेटर का और क्रेडिटर का पीरियड दिया हुआ है। तो डब्ल्यू हमारे पास है, एफ हमारे पास है, रिसीवेबल या डेटर हमारे पास है, क्रेडिटर हमारे पास है। तो डब्ल्यूआईपी में फिनिश गुड्स के स्टॉक को जोड़ेंगे, डेटर के टाइम को जोड़ेंगे, क्रेडिटर का माइनस करेंगे, रॉ मटेरियल का पीरियड और चाहिए तो हम निकाल लेंगे। रॉ मटेरियल का पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाई 365 या 360। तो क्वेश्चन ने दिया है 360, 360, तो 41667 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 360, 41667 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 360, 25 दिन आ गया जी। तो ये हो गए रॉ मटेरियल का पीरियड 25 दिन, 25। तो 25 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 45 माइनस 30, ये हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड निकल आएगा। तो हमारे पास है 25 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 45 माइनस 30, 83 डेज हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल आ गई। क्वेश्चन ने कहा कितनी साइकिल एक साल में घूमेंगी, तो एक साल में 360 दिन है, एक साइकिल 83 डेज में 360 डिवाइड बाई 83, 4.337 टाइम्स एक बार हम एक साल में साइकिल घूमेगी। तो 4.337 ये आ गया 4.34। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 8, a company has financial structure where equity is 60% of its total debt plus equity। हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में एक तो इक्विटी होते हैं और एक डेट होते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स नहीं है इसमें। तो कह रहे हैं कि इनका जो टोटल है
ई प्लस डी, यानी कि टोटल दोनों का मिलाया जाए तो उसका 60% तो इक्विटी है, तो यानी इसका 60% हिस्सा इक्विटी है, बचा हुआ 40% डेट से आ रहा होगा। ओके, कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, लोन की परसेंटेज 9% है, टैक्स का रेट 30% है, आपको WACC बताना है। तो हमारे पास KEWE प्लस KDWD, KE है हमारे पास 10% और इसका वेट है 60%, प्लस अब KD हमारे पास लोन है 9% पर, 1 माइनस टैक्स, ये हमारे पास हो गया 9 7 63 6.3%, 6.3% हो गया हमारे पास ये, और 40% इसका वेट है, निकाल लो अब। 6.3 इंटू 40% प्लस 6, 8.52%, ये 8.52% हमारे पास आ जाएगा, 8.52। ये हमारे पास थे MCQ। इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट, डिवाइन लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर विच इट कंसिडर टू बी ऑप्टिमल, डेट प्रीफरेंस और इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर में आ गया परसेंटेज में 25% डेट से आ रहा है, 15% प्रीफरेंस है और इक्विटी से 60% पैसा आ रहा है। ठीक है जी, कह रहे हैं डिवाइन लिमिटेड एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर इनकम इतने रुपए, इट एस्टेब्लिश डिविडेंड पे आउट रेशो 30%, इट्स टैक्स रेट 40%, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अर्निंग एंड डिविडेंड ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट 9%, ग्रोथ दे दी 9%, इट पेड अ डिविडेंड 3.60 पर शेयर लास्ट ईयर, ये हो गया D0, इट्स शेयर करंटली सेल एट 54 पर शेयर, ये हो गया P0। डिवाइन लिमिटेड रिक्वायर्स एडिशनल फंड विच इट कैन ऑब्टेन इन द फॉलोइंग वे, प्रीफरेंस शेयर से मंगवाएंगे तो 11 रुपए का प्रीफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देंगे, प्रीफरेंस डिविडेंड, और इसका जो प्राइस चल रहा है प्रीफरेंस शेयर का वो 95 चल रहा है। डेट का इंटरेस्ट रेट 12% रहेगा। कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में 3 चीजें दी हैं, एक KE, एक KP और एक KD। ठीक है जी, तो सबसे पहले KE के लिए D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, 3.6 पिछले साल तुमने दिया था, ग्रोथ है 9%, तो 3.6 1 प्लस G आ गया, 9% जोड़ देंगे, प्राइस है इसका 54 और ग्रोथ है 9%, निकाल लो 3.6 प्लस 9% डिवाइड बाई 54 और प्लस 0.09, ये आ गया जी 16.27%, 16.266 आ रहा है। KP के लिए हमारे पास PD डिवाइड बाई नेट प्रोसीड इंटू 100, 11 रुपए का डिविडेंड 95 में बिक रहा है, ये 11 रुपए और 95, 11 डिवाइड बाई 95, ये आ गया जी 11.5789, तो 58 कर देता हूँ इसको, और KD है 12% का रेट, तो 12%, 1 माइनस टैक्स, टैक्स है 40%, तो 12 6 7.2% ये आ गया। ये तीनों के निकल गए, 16.27, एक सेकेंड, 16.27, 11.58, 7.20। ठीक है जी, अब कह रहे हैं इसके बाद में दूसरा कि WACC निकालो। तो WACC के लिए वेट ऊपर दिए गए हैं, डेट 25%, प्रीफरेंस 15%, इक्विटी 60%, तो इक्विटी 60% प्लस PD है 15%, 15% पैसा इनसे आता है और डेट है 25%, बस इन तीनों को जोड़ लो, WACC आ जाएगी 16.27 इंटू 60%, 11.58 इंटू 15% एंड 7.2 इंटू 25%, ये आ गया 13.299, तो 13.30 हमारे पास इसका आंसर आ गया जी, 13.30। ये लो जी, आ जाइए जी अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल MTP है, बहुत आसान। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर प्रांसुक लिमिटेड, प्रांसुक नहीं, प्रासुक लिमिटेड, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर कॉस्ट ऑफ सेल पर, कैपिटल टर्नओवर कॉस्ट ऑफ सेल पर। कैपिटल टर्नओवर होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर, कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर को कैपिटल टर्नओवर भी बोलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, पेएबल टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख है, कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख के हैं, एंडिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक में डिफरेंस है, अगर ओपनिंग 1 लाख है तो क्लोजिंग 1,20,000 होगा।
बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन वेरियस एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। एसेट और लाइबिलिटीज बतानी है हमें, तो इधर मैं लाइबिलिटीज ले रहा हूं, इधर एसेट। इसमें कैपिटल आ जाएगी मेरी, रिजर्व एंड सरप्लस इन्होंने दिए हुए हैं। इसके बाद क्रेडिटर्स आ रहे हैं मेरे पास, कुछ और होगा तो अदर करंट लाइबिलिटीज। इधर फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी, करंट एसेट्स में मेरे पास डेटर्स आ जाएंगे, स्टॉक आ जाएगा। डेटर स्टॉक के अलावा कुछ नहीं बताया, अदर करंट एसेट्स आएंगी अगर जगह बची तो। ठीक है जी। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख के मुझे पता है, आ जाइए। सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट 8 लाख दिया हुआ है जो 25% है, तो सेल्स हो गई 8 लाख डिवाइड बाई 25%, 32 लाख। और COGS हमारे पास हो गया 32 लाख का 75%। 8 लाख तो ग्रोस प्रॉफिट है, तो 8 लाख गए 32 में से, 32 माइनस 8, 24 लाख रुपए का COGS हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाता तो COGS और कॉस्ट ऑफ सेल एक ही फिगर मानी जाती है, दोनों एक ही माने जाएंगे। अब कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर 8 टाइम है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाई फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ सेल 24 लाख है, ये नीचे आ जाएगा यहां पर, 24 लाख डिवाइड बाई 8। फिक्स्ड एसेट्स आ गई 3 लाख रुपए। लो जी, फिक्स्ड एसेट्स हो गई 3 लाख। इसके बाद में अगला कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 3 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल 24 लाख, 8 नीचे आ जाएगा, सामने एवरेज स्टॉक आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 8, तो एवरेज स्टॉक मेरे पास आ गया 3 लाख रुपए। अब मुझे पता है कि एवरेज स्टॉक में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 होता है, और मुझे पता है कि क्लोजिंग ओपनिंग से 20,000 रुपए ज्यादा है। तो एक तो तरीका यह है कि मैं ये लिखूं कि भाई हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000 है, और फिर एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगा दूं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। यहां क्लोजिंग की जगह मैं ओपनिंग प्लस 20,000 लिख दूंगा, सोल्व हो जाएगा। दूसरा सिंपल सा तरीका होता है कि मेरा एवरेज स्टॉक कितना है, एवरेज स्टॉक होता है मिड, यह है 3 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक छोटा है, क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस कितना है, 20,000 रुपए का। तो ओपनिंग से क्लोजिंग का डिफरेंस 20,000 है, बीच में एवरेज है, तो एवरेज से 10,000 कम होगा ओपनिंग, और एवरेज से 10,000 ज्यादा होगा क्लोजिंग। तो एक चीज 10,000 रुपए कम होगी, एक चीज 10,000 रुपए ज्यादा होगी, तभी 20,000 का डिफरेंस बनेगा। तो इसका मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक 3,10,000 होगा और ओपनिंग स्टॉक 2,90,000 होगा। मुझे बैलेंस शीट के लिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो ये आ गया जी 3,10,000। ओके। इसके बाद में मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर 4 टाइम्स है, तो सेल है 32 लाख, 4 टाइम्स है 4 मंथ है, ठीक है। तो सेल है हमारे पास 32 लाख, और ये है हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स, तो डिवाइड बाई 4 करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे रिसीवेबल 8 लाख रुपए के मेरे पास डेटर हो गए, 8 लाख के डेटर निकल कर आ गए। इसके बाद में मेरे पास पेबल टर्नओवर रेशो 6 टाइम, पेबल निकलेंगे परचेज से, तो रेशो में परचेज नहीं दी होती तो हमें जो COGS है उसे रॉ मटेरियल कंज्यूम मानना पड़ता है। तो परचेज निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। COGS आपको पता है 24 लाख रुपए है, क्लोजिंग स्टॉक 3.1 है, क्लोजिंग स्टॉक 2.9 है। आप चाहो तो सिर्फ 20,000 जोड़ सकते हो, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 20,000 है। तो 24,20,000 रुपए मेरे पास परचेज आ गई। अब क्रेडिटर कह रहे हैं कि मैं 6 टाइम्स हूं, पेबल टर्नओवर 6 टाइम्स है, इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्रेडिटर आ जाएंगे, ये आ गए 403,333, 4,03,000, 403,333। ठीक है जी। अब इसके बाद में क्वेश्चन ने बोला है कैपिटल टर्नओवर 2 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ सेल का, तो कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल है मेरे पास 24 लाख डिवाइड बाई 2, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास आ गई 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए है मेरी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, ये 12 लाख रुपए आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास आ गई 12 लाख, मैंने टोटल एसेट्स में लिख दिया। हाँ, 12 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स आएंगे, तो कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मेरे पास आ गया। लॉन्ग टर्म लोन क्वेश्चन में है ही नहीं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस रहेंगे, क्योंकि लोन तो आपने लिया ही नहीं। करंट लायबिलिटीज कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आती। ये बन रहा है 12 लाख रुपए आपका।
जिसमें से 2 लाख रुपए तो आपके हो गए रिजर्व एंड सरप्लस के, बचे हुए 10 लाख हो गए कैपिटल के। अब मुझे दोनों तरफ का टोटल करना पड़ेगा कि किधर का टोटल बड़ा है। तो 3 + 8 + 3.1, इधर का टोटल आ रहा है 14.1, 10 + 2 + 4.0333, इधर का आ रहा है 16 लाख समथिंग। तो जो बड़ा है उसे लिख लेंगे, 16,03,333, 16,03,333। और जो डिफरेंस आ रहा है वो लिख देंगे यहां पर 193333, ये हो जाएंगी अदर करंट एसेट्स या अदर एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। ओके जी, आ जाइए। पी एंड एल बैलेंस शीट कहाँ है इनकी? 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 16 लाख, 3 लाख, 3 10, 8 लाख, 193, ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। ओके जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परफेक्ट लिमिटेड हैज 8 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 8 लाख शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 8 लाख, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, करंट मार्केट प्राइस 120, P0 120 रुपए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कॉन्टम्प्लेनिंग 6.4 पर शेयर है डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर 6.4 की बात चल रही है। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन appropriate to the risk class to which company belongs is 9.6, जो केई है वो 9.6% है। कह रहे हैं एमएम अप्रोच से आपको बताना है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिक्लेयर्ड। तो देखिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यानी P1 निकालने का तरीका होता है P0 1 + KE माइनस डिविडेंड। तो अगर आपने डिविडेंड दिया है तो 120 1 + 9.6 माइनस 6.4, 120 + 9.6% माइनस 6.4, 125 रुपए 12 पैसे। और डिविडेंड आपने अगर नहीं दिया तो 120 1 + 9.6% और माइनस में 0, 120 + 9.6%, 131 रुपए 52 पैसे आ गया। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड बाय द कंपनी इफ कंपनी डिजायर टू फंड। नए शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, पहले नए शेयर का फॉर्मूला लिख देता हूं। डेल्टा एन का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाई शेयर का प्राइस। ओके, तो नए शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे इफ कंपनी डिजायर टू फंड एन इन्वेस्टमेंट 3.2 करोड़ बाई एंड ऑफ द ईयर एज्यूमिंग नेट इनकम ऑफ द ईयर 1.6 करोड़। 3 करोड़ 20 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है करोड़, अर्निंग है 1.6 करोड़ माइनस देख लेंगे डिविडेंड, और शेयर है 125.12 का। दूसरे वाले केस में इन्वेस्टमेंट 3.2 करोड़ माइनस 1.6 करोड़ की हमारी इनकम है, डिविडेंड 0 दिया है इस वाले में, और शेयर है 131 रुपए 52 पैसे का। अब यहां डिविडेंड टोटल निकालना पड़ेगा। ये तो डिविडेंड पर शेयर था 6.4, 8 लाख शेयर है, 6.4 इंटू 8 लाख, ये हो गया 51.2 लाख का डिविडेंड। तो यहां पर 51.2 लाख का डिविडेंड जाएगा। आ जाइए, 3 करोड़ 20 लाख माइनस, पहले 1 करोड़ 60 लाख माइनस 51 लाख 20 हजार, 1 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए बचे। 3 करोड़ 20 लाख हमें इन्वेस्ट करने हैं, तो 2 करोड़ 11 लाख 20 हजार में मंगवाने पड़ेंगे। 125 रुपए 12 पैसे का शेयर इशू होगा, तो नए शेयर इशू करने पड़ेंगे 168798, 1,68,798 शेयर इशू करने पड़ेंगे। यहां पर 1 करोड़ 60 लाख ही चाहिए नेट, और एक शेयर 131 रुपए 52 पैसे का। यहां 121,655 शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो यहां 1,21,000 और यहां 1,68,000 शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। तो पहले तो आ गया शेयर का प्राइस 125 और 131, यहाँ 168, यहाँ 121 शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। ओके जी, आ जाइए अगला क्वेश्चन। A newly formed company has applied to the commercial bank for first time for financing its working capital। नई कंपनी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एस्टिमेशन है, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 1 लाख कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, 1,04,000 यूनिट तो हमें प्रोडक्शन की बनानी है, प्लस 4,000 यूनिट्स ऑफ WIP, 4,000 यूनिट हमें WIP की बनानी है। इसके कॉस्ट दी गई है, रॉ मटेरियल 80, डायरेक्ट वेजेज 30, ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 60, 170, 200 में बेचेंगे,
रॉ मटेरियल 4 महीने की कंजम्पशन का रखना है, WIP 50% कंप्लीट मानना है कन्वर्जन कॉस्ट का, तो कन्वर्जन होता है लेबर ओवरहेड, इसका मतलब मटेरियल इसके अंदर 100% होगा। आगे कह भी रहे हैं मटेरियल इशू एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स जो स्टॉक में रखना है वो 8000 यूनिट रखनी है, तो 1,04,000 यूनिट आप कंप्लीट बनाओगे प्लस 4000 यूनिट WIP की बनाओगे। इस कंप्लीट में से 8000 यूनिट आपकी फिनिश गुड्स में रहेंगी, बाकी 96,000 यूनिट आप बेच दोगे। तो 1,04,000 बनाई, उसमें से 8000 स्टॉक में रखोगे, 96 बेच दोगे और 4000 WIP की बनानी है, ठीक है। क्रेडिट 4 हफ्ते का मिलेगा सप्लायर से, डेटर्स को 8 हफ्ते का देंगे। वेजेज लैग इन पेमेंट यानी आउटस्टैंडिंग वेजेज 1.5 वीक की रहेगी। कैश बैंक में रखना है 25,000 रुपए। आपको ये मानना है कि प्रोडक्शन पूरे साल इवन बेसिस पे चला है। इवन बेसिस का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि कभी सीजन आ गया और कभी ऑफ सीजन है, एक पैरेलल लेवल पे चलता रहेगा, अप डाउन नहीं आएंगे, ठीक है। इसका कोई काम नहीं होता क्वेश्चन में। फिर कह रहे हैं वेजेज एंड ओवरहेड एक्रू सिमिलरली, इसका मतलब वेजेज और ओवरहेड एक साथ ही लगते हैं, तो किसी भी चीज पर अगर वेजेज लग रही है तो ओवरहेड भी उसी टाइम रिकवर हो रहे हैं। बच्चे इसको ये समझते हैं कि वेजेज एंड ओवरहेड एक्रू सिमिलरली है, यानी कि वेजेज आउटस्टैंडिंग होगी तो ओवरहेड भी आउटस्टैंडिंग होंगे, ऐसा नहीं है भाई। वेजेज वर्कर ने काम किया इस कैलकुलेटर पे 1 घंटा, तो ओवरहेड भी 1 घंटा इस पे लग गए, जैसे लाइट जल रही है या मशीनों के कोई भी खर्चे हैं वो इस पे लग गए। अब आपने ओवरहेड की पेमेंट तो हैंड टू हैंड कर दी, लेकिन वेजेज की पेमेंट को आप थोड़ा टाइम दे रहे हो, तो आउटस्टैंडिंग दोनों एक बराबर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि बिजली का बिल तो मैं एडवांस में दे रहा हूं, तो बच्चे इसको गलत समझते हैं। वेजेज ओवरहेड एक्रू सिमिलरली का मतलब होता है दोनों एक साथ लगते हैं, उनकी पेमेंट कब होती है वो डिसाइड करेगी कि वो करंट लाइबिलिटी में आएंगे या करंट एसेट्स में या कहीं नहीं आएंगे। तो सिर्फ वेजेज को आउटस्टैंडिंग बोला है, सिर्फ उसी को आउटस्टैंडिंग लेना होता है। तो बहुत फेमस और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं पहले। ये आ गया जी इसका इनकम स्टेटमेंट। मटेरियल लेबर ओवरहेड 96,000 यूनिट, इन पर मटेरियल पूरा 80 रुपए लगेगा। जो 8,000 यूनिट फिनिश गुड्स में रहेंगी उस पर भी मटेरियल पूरा लगेगा। जो WIP की 4,000 यूनिट है उस पर भी मटेरियल पूरा लगेगा। तो जो यूनिट बिकी, जो यूनिट फिनिश गुड्स में है उन पर मटेरियल पूरा लगेगा प्लस WIP पर भी। अब लेबर ओवरहेड की बात करें तो जो यूनिट बिकी हैं उस पर लेबर 30, ओवरहेड 60 पूरे लग गए। जो यूनिट फिनिश गुड्स में है उस पर लेबर ओवरहेड 30 और 60 पूरे लग गए। लेकिन जो यूनिट WIP में है उस पर लेबर ओवरहेड लगेंगे आधे, 50%। तो 30 की जगह 15 और 60 की जगह 30 रुपए लगेंगे। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में मटेरियल लेबर ओवरहेड आ जाएंगे। तो 1,04,000 यूनिट प्लस 4,000 यूनिट इंटू 80 रुपए, मटेरियल लग गया 8640। लेबर 1,04,000 प्लस 2,000 यूनिट पर 30 रुपए, ये लग गई 31.8 लाख। और 1,04,000 प्लस 2,000 यूनिट इंटू 60 रुपए, ये लग गए 63.6 लाख। 63.6, 31.8 और जी 86.4, 181.8 लैक्स ये हमारा खर्चा हो गया। अब यहां पर इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP, जो फैक्ट्री में ही रह जाएगा। तो क्लोजिंग WIP की वैल्यू कैसे आएगी, ये क्लोजिंग WIP की वैल्यू है। 4,000 यूनिट पर 80 रुपए, 15 रुपए और 30 रुपए लगे हैं, तो 4,000 यूनिट 80, 15, 30 कितने हो गए, 125 रुपए। 5 लाख रुपए का हो गया क्लोजिंग WIP। 181.8 माइनस 5, 176.8 लाख बच गए, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है। ये प्रोडक्शन हुआ है 1,04,000 यूनिट का। इसमें से अब आएगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स 8,000 यूनिट, इस पे पूरे 170 रुपए लगे हैं, 80, 30 और 60, 13.6 लाख का क्लोजिंग स्टॉक किया गया। 163.2 लाख हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल। एडमिन सेलिंग है नहीं, इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे और इसको बेच देंगे, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं आगे। 96 इंटू 170, 8632, डन। अब हमें निकालना है भाई वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, यहां पे निकाल देता हूं। करंट एसेट्स पहले, रॉ मटेरियल स्टॉक 86.4 लाख का रॉ मटेरियल का स्टॉक हमें रखना है 4 वीक कंजम्पशन, 4/52
86,40,000 इंटू 4/52, 664,615। इसके बाद WIP स्टॉक मेरे पास 5 लाख निकला हुआ है। फिनिश्ड गुड्स स्टॉक मेरे पास इनकम स्टेटमेंट में 13,60,000 निकला हुआ है। डेटर्स को कॉस्ट पे वैल्यूट कर रहा हूं मैं। डेटर्स को हम समय दे रहे हैं 8 वीक्स, 163.2 लाख 8 वीक्स, 8/52। ये आ गए 25,10,769। इसके बाद में कैश बैलेंस रखना है मेरे को, 25,000 बोला था, 25,000 का मुझे कैश बैलेंस रखना है। अभी यही करंट एसेट्स लिखनी है मुझे। करंट लाइबिलिटीज पे आते हैं। करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास क्रेडिटर्स लिए जाते हैं नई कंपनी में परचेज पर। तो ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है 86.4 लाख, ये भी खरीदना पड़ेगा, प्लस जो रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हो वो भी खरीदना पड़ेगा। तो 664,615 ये भी खरीदना पड़ेगा। क्रेडिटर को टाइम है 4 वीक, 4/52, 86,40,000 प्लस 664,615, 4/52। ये आ गया जी 71,715,736.40। ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेज है 31.8 लाख की, 1.5 वीक बोला था, 31,80,000 इंटू 1.5 वीक, ये हो गया 91,731। और कोई रॉ मटेरियल ले लिया, WIP ले लिया, फिनिश गुड्स, क्रेडिटर, डेटर, आउटस्टैंडिंग सब हो गया जी। बस जी निकाल दो करंट एसेट्स और लाइबिलिटी कितनी हुई। 664,615 प्लस 5,13,60 प्लस 25,10 769, 25,000, 50,60,384 करंट एसेट्स हो गई। करंट लाइबिलिटी 71,57,40 प्लस 91,731, ये हो गया जी 7,97,471। इसमें से हटा दो 50,60,384, 42,62,913 मेरी वर्किंग कैपिटल निकल कर आ गई। 42,62,913, 42,52,913 आ रहा है। कहीं 10,000 रुपए गड़बड़ हो गए, कहाँ गड़बड़ हो गए। 664,615 प्लस 5 लाख प्लस 1360 प्लस 2510 और 769 प्लस 25,000, 50,60,384, 715,740 प्लस 91,731। अच्छा ये है 807 और ये हो गया 807, ये हो गया 52, 42,52,913, 42,52,913। चलो जी हो गई जी। इसमें अजीबो गरीब तरीके से करा है मैंने, सिंपल तरीके से करवा दिया है। बूस्टर में भी करवाया हुआ है ये। अच्छा अगला क्वेश्चन आ जाओ जी। बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क का फर्क थ्योरी है, देख लेना। आ जाओ जी। वास्तुपाल लिमिटेड इज करंटली अ लीवर्ड कंपनी हैविंग 15% कन्वर्टेबल डेट ऑफ 250 लाख इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, लीवर्ड कंपनी है, अभी इनके पास जो डेट है वो 250 लाख के हैं। कह रहे हैं करंट मार्केट वैल्यू 1500 लाख है, इसमें इक्विटी को जोड़कर 1500 लाख की ये कंपनी है, यानी इक्विटी 1250 लाख के हैं इनके। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट फॉर कॉमन स्टॉक इक्विटी को बोलते हैं, तो इक्विटी का जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो 20% है, तो के इनका 20% चल रहा है। ओके, कह रहे हैं ओइंग टू द रेगुलेटरी नॉर्म्स एप्लीकेबल टू वास्तुपाल लिमिटेड द कंपनी इज प्लानिंग टू बिकम एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी। अब ये ऑल इक्विटी कंपनी बनना चाहते हैं, यानी अनलीवर्ड बनना चाहते हैं, ग्रेजुअली बनना चाहते हैं, एकदम से नहीं बनना चाहते, तो धीरे धीरे बनेंगे, धीरे धीरे अपनी डेट को खत्म करेंगे। कह रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करंटली कंपनी प्लान टू कन्वर्ट 70% ऑफ डेट टू इक्विटी, 70% डेट को इक्विटी में बदलेंगे। तो 70% डेट इनके खत्म कर दें, अगर हम 250 में से 70% माइनस करो तो डेट रह जाएगा 75 लाख और बचा हुआ इक्विटी होगा, ये कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट केस आने वाला है। कह रहे हैं 70% डेट टू इक्विटी अभी, एंड बैलेंस बचे हुए 30% डेट 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद में इस डेट को हम जीरो कर देंगे, सारा पैसा इक्विटी से रह जाएगा। ओके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट।
EBIT हमारा सेम रहेगा, वो अभी हम निकाल के देख लेते हैं कितना। और जी कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 20%। तो देखो केई कैसे निकलता है, केई निकलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ शेयर, और ये हमारे पास जो केई है वो 20% दिया हुआ है, जो इक्विटी की वैल्यू है वो 1250 लाख है। अब जरा देखिए 1250 लाख सामने जाएगा तो ईएटी की वैल्यू आ जाएगी, ईएटी इक्वल टू 1250 इंटू 20%, 250 लाख आ गया। ठीक है जी, अब मुझे ईबीआईटी पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईएटी में पहले तो इसको बिफोर टैक्स करो, बिफोर टैक्स करने के लिए इसको 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये ईबीटी बन जाएगा। तो 250 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 80%, ये हो गया 312.5 लाख। अब ईबीटी को मुझे ईबीआईटी बनाना है तो ईबीटी में इंटरेस्ट को जोड़ दो, ये ईबीआईटी बन जाएगा। ओके जी, तो 312.5 लाख है, इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो तो 250 लाख, और रेट कितना है 15%, 37.5 लाख का इंटरेस्ट है। तो ये हो गया 350 लाख, इसका मतलब हमारा ईबीआईटी है। तो ईबीआईटी हमारे पास जो सेम रहने वाला है दैट इज 350 लाख सारे केस में। ओके, अब पढ़ते हैं क्या क्या चीजें चाहिए इनको। कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन, इम्पैक्ट के लिए आपको एग्जिस्टिंग भी निकालना पड़ेगा और नया वाला भी, ऑन द फॉलोइंग on account of change in capital structure as per mm hypothesis, market value of the company and its impact। तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी अभी कितनी है, यहां सामने वर्किंग करके दिखाता रहता हूं मैं आपको। मार्केट वैल्यू कंपनी अभी है 1500 लाख। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू नए केस में क्या होगी, इस वाले केस की कह रहे हैं। तो दोनों केस लीवर्ड के हैं, तो इसमें एक तरीका तो क्या है कि आप क्या करो, पहले अनलीवर्ड की वैल्यू निकाल लो। मैं दोनों तरीके से बताता हूं आपको। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। लीवर्ड की वैल्यू पता है 1500 लाख, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट है 250 लाख का, और टैक्स रेट है 20%। ठीक है जी, तो 1500 लाख इक्वल टू वीयूएल प्लस 50 लाख, ये 50 लाख सामने आकर माइनस हो जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म आ गई 1450 लाख। तो 1450 लाख होगी अगर आप पूरी तरह से अनलीवर्ड हो जाते हो, यानी इस केस में जब आप पहुंचोगे तो 1450 लाख के हो गए आप, और आपके सारा का सारा पैसा इक्विटी से होगा, डेट से कुछ नहीं होगा। अभी हम बीच में हैं, तो अब बीच वाले केस के लिए वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डी इंटू टी। तो अनलीवर्ड की वैल्यू है 1450 प्लस हमारा डेट 75 लाख रुपए है, 75 लाख इंटू 20%, तो 75 का 20% हो गया 15, 1465 लाख इस कंपनी की वैल्यू हो गई। तो ये 1465 लाख की हो गई, और इक्विटी की वैल्यू हो गई इसमें से 1465 में 75 लाख के डेट हैं, बाकी इक्विटी है 1390 लाख का, इसमें इक्विटी हो गया। तो कह रहे हैं कि आपको मार्केट वैल्यू बतानी है, तो मार्केट वैल्यू 1465 होगी, और इंपैक्ट क्या पड़ा 1500 से 1465 होगी, तो 35 लाख रुपए गिर गई। ओके जी, तो मार्केट वैल्यू होगी 1465 लाख, और इसके अंदर आपके पास यहां पर, अच्छा इसमें जो ये वाला पहले वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे पास 1500 दिस वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड, ये आ गया 250 इंटू 70% इंटू 20%, 250 इंटू 70% इंटू 20% अनलीवर्ड की वैल्यू, और ये यहाँ पर 1500 लाख है सामने, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ सब्सटेंशियल इन्होंने यहाँ पर ले लिया। अच्छा ये जो है ठीक है, समझ गया मैं। तो 1450 250 इंटू 70% लोन चला गया, 20% ये चला गया 35 लाख। ये बेसिकली यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ना, ये ऐसे आनी चाहिए 1500 वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, इसमें से माइनस होना चाहिए जो टैक्स का बेनिफिट था, यहां पर ये 35 लाख इसमें से माइनस होगा, तब 1465 आएगा। तो इसको आप छोड़ देना, इसमें एरर है। इसका सेकंड वाला ठीक है, बाकी जैसे मैंने करवाया वैसे कर लो, सबसे आसान तरीका। पहले अनलीवर्ड की निकाल लो 1450, उससे लीवर्ड पे चले जाओ। तो ये तो हमारे पास हो गया कि 35 लाख रुपए वैल्यू कम हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड इट्स इंपैक्ट, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी तो 20% है, अब नए वाले केस में कितनी होगी, इस वाले केस में ये पूछ रहे हैं।
तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए KE इक्वल्स टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। कमाई कितनी है जी? कमाई है 350 लाख EBIT, 350 लाख का EBIT। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, 75 लाख का 15% इंटरेस्ट है, 11.25 लाख। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स, ये EAT आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 1390 लाख इसकी इक्विटी की वैल्यू है। 350 माइनस 11.25, 20% गया टैक्स, डिवाइडेड बाई 1390, तो आ गया जी 19.496, 19.50। तो अभी आपका KE 20 है, फिर 19.50 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी रिड्यूस हो रही है। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना है, इन्होंने लंबे तरीके से करवाया है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20 से 19.49 हो गई, यानी 50.5 आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो गई। ओके जी। इसके बाद अगला कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उस पर इंपैक्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला है पूरी कंपनी की अर्निंग डिवाइड बाई पूरी कंपनी की वैल्यू। तो एग्जिस्टिंग का KO कितना है? 350 लाख, 1 माइनस टैक्स, और कंपनी की वैल्यू है 1500, यहां पर आ जाएगा। नए वाले का कितना है? 350 लाख, 1 माइनस टैक्स, और पूरी कंपनी की वैल्यू है 1465। लो जी, 350 माइनस 20%, 280 डिवाइड बाई 1500, ये आ गया 18.67, और 1465 ये आ गया आपका 19.11। तो 1867 और 19.11, 19.1 और 18.67, ये हमारी दोनों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। तो इंपैक्ट क्या पड़ा? हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गई। नीचे कह रहे हैं ऑल्सो कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल अनलीवर्ड कंपनी। तो टोटल अनलीवर्ड की मैंने पहले ही निकाल दी है, 3 साल बाद जो होगी 1450 लाख होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 3 साल बाद कितनी होगी जब 30% डेट भी कन्वर्ट हो जाएंगे? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी यहां पे भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई इक्विटी की वैल्यू। तो 350 लाख कमाओगे, इंटरेस्ट कुछ है नहीं, 1 माइनस टैक्स, आफ्टर टैक्स बन गया ये, और इक्विटी की वैल्यू और कंपनी की वैल्यू सेम है। 350 माइनस 20% डिवाइडेड बाई 1450, 19.31% होगी। और मैं बता दूं यही KE होगा, यही KO होगा, क्योंकि अनलीवर्ड कंपनी का KE KO सेम होता है। कितना है? 19.31, 19.31, 1450 लाख और 19.31। ओके, आ जाते हैं जी अगले पर। चलो जी चलो, ये आगे जी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नस लिमिटेड इज एज गिवन बिलो। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 8 लाख प्रीफरेंस शेयर 5 लाख। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30% के बाद 280 है। हमारे पास PAT दिया हुआ है 2,80,000। ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसमें 96,800 डेप्रीशिएशन है, वो EBIT का 1.5 टाइम्स है। तो पहले हमें EBIT निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 30% टैक्स था, तो 1 माइनस 0.3 से इसको डिवाइड कर दो। 2,80,000 डिवाइड बाई 0.7, तो 4 लाख रुपए तो हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस 4 लाख में इंटरेस्ट को जोड़ दो। इंटरेस्ट है 12%, 7 लाख पर 84,000, ये आ गया EBIT 4,84,000। ओके। अब इस EBIT का कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1.5 टाइम्स है। तो EBIT के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहले निकालकर बताता हूं। 1.5 टाइम्स ऑफ 484, 484 इंटू 1.5, 7,26,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुए, जिसमें 96,800 का डेप्रीशिएशन है। बाकी जो बैलेंस बचे वो हुए 6,29,200। तो इस क्वेश्चन में एजम्पशन रहती है कि डेप्रीशिएशन तो फिक्स है, बाकी वालों को वेरिएबल मान लेंगे। ओके। अब इसमें मैं अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाऊं तो ऐसा बनेगा, EBIT प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 484,000 प्लस 726,000, 12,10,000 की तो आएगी सेल। मैंने क्या करा है, EBIT में खर्चों को जोड़ दिया, सेल पे पहुंचे सीधे। उस खर्चे में वेरिएबल और फिक्स दोनों जुड़ गए हैं। इसमें से वेरिएबल माइनस करूंगा 629,200, तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन।
ये आ गया 580,800। ओके, कंट्रीब्यूशन, इसमें से फिक्स खर्चा माइनस करूंगा 96,800, तो मेरे पास आ जाएगा ईबीआईटी। इसमें से 96,800 चला गया, ये बच गया 484। इसमें से अब इंटरेस्ट माइनस करूंगा 84,000, तो मेरे पास आ जाएगा ईबीटी 4 लाख। इसमें से टैक्स माइनस करूंगा 30%, 1.2 लाख, तो मेरे पास आ जाएगा ईएटी 2.8 लाख। ये मेरे पास इस तरह से बनेगा। हमें उल्टा जाना पड़ा है इसमें पूरी कैलकुलेशन में। कह रहे हैं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज बताओ। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी 580,800 डिवाइड बाय 484,000 1.2 टाइम्स। फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी 484 डिवाइड बाय 4 लाख, ये हो गया 1.21। तो ओएल और एफएल 1.2 एंड 1.21, 1.2 1.21 ये दोनों आ गए। इसके बाद में अगला कह रहा है कवर द प्रीफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। तो इक्विटी और प्रीफरेंस का कवरेज रेशियो निकालना है। तो प्रीफरेंस का कवरेज होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रीफरेंस डिविडेंड। इक्विटी का होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस पीडी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स है हमारे पास 4 लाख, नहीं 2,80,000, 2,80,000 हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है। और डिविडेंड है 10%, 5 लाख का, 50,000 हमारा प्रीफरेंस डिविडेंड है। 2,80,000 डिवाइड बाई 50,000, ये हो गया 5.6 टाइम्स। और दूसरे वाले का वही इक्विटी डिविडेंड है 15%, 8 लाख रुपए की कैपिटल है, 15% डिविडेंड है, 1,20,000 का डिविडेंड हो गया। ठीक है जी। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 2.8 लाख, पीडी गए इसमें से 50,000 और इक्विटी को देना है 1.2 लाख। तो 2,30,000 रुपए डिवाइड बाई 1,20,000, ये आ गया जी 1.916, तो 92 टाइम्स। तो 5.6 और 1.92, 5.6 और 1.92, ये हमारे पास एफएम का सारा न्यूमेरिकल पार्ट खत्म जयराम जी की। तो ये हो गया हमारा एमटीपी, सिंपल एमटीपी था, आसान था। बाकी सारे एमटीपी जल्दी जल्दी डाल दूंगा आप सभी को एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।